हाँ बेटा, रिवीजन हो गया था तो 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास को। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पहले तो आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ पढ़ा था। ठीक है, शिल्प के बारे में, व्यापार के बारे में हमने ये देखा था कि ये बहुत ही अच्छे मेटलर्जिस्ट थे जो कि कांस्य वगैरह का काम किया करते थे, है ना। तांबे और टीन को मिला के इन लोग कांसा बनाते थे, यानी कि ब्रॉन्ज बनाया करते थे। साथ ही हमने ये भी देखा कि ये व्यापार किया करते थे और व्यापार में ये बाह्य व्यापार के साथ साथ आंतरिक व्यापार भी करते थे। आंतरिक व्यापार जैसे कर्नाटक एरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, यहाँ से बैलगाड़ी के थ्रू। और बाह्य व्यापार की बात करें तो सुमेर हो गया, दिलमन हो गया, ठीक है, मगन हो गया और ओमान हो गया, इन आदि जगहों से व्यापार किया करते थे। उसके बाद हमने ये देखा कि इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो मोहनजोदड़ो से हमको एक पुजारी का साक्ष्य मिला है और पुजारी के साक्ष्य के बाद हमने ये बोला कि यहाँ का समाज पितृसत्तात्मक था। लेकिन बाद में जब बहुत सारी मातृदेवी की मूर्तियाँ मिलने लगी तो हमने ये डिसाइड किया कि ये मातृसत्तात्मक समाज था, ना कि पितृसत्तात्मक। तो अभी अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको मातृसत्तात्मक यानी मैट्रियार्कल ही लिखना है, ठीक है, पैट्रियार्कल मत लिखिएगा। फिर हमने इनके भोजन के बारे में डिस्कस किया कि ये शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भी थे, मतलब वेज के साथ साथ नॉन वेज भी यूज़ किया करते थे। हमने उनके कपड़ों के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, उनके मनोरंजन के बारे में डिस्कस किया। एक चीज़ जो कि कल छूट गया था आई थिंक, उनके सौंदर्य प्रसाधन के बारे में, ठीक है, कि उन लोग क्या क्या यूज़ किया करते थे। तो याद रखना, मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि पुरुष जो है वो अंगूठी वगैरह पहना करते थे, महिला जो है वो कान की बाली पहना किया करती थी, एक वेस्ट बैंड भी पहना करते थे। आज तो नहीं, बट अगर आप लोग गांव से होगे तो आप लोग ये बता सकते हो कि मतलब जो औरतें होती हैं वो शादी वगैरह में ये क्या बोलते हो उसको हिंदी में, मेरे को कमरबंदी क्या बोलते हो, छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हो, करधन। अच्छा, तो वेस्ट बैंड लगाया करते थे, हिंदी पता नहीं मतलब क्या बोलते हैं उसको, छत्तीसगढ़ी में जो भी बोलते होंगे आप लोगों को पता होगा, तो वो यूज़ किया करते थे। साथ ही उन लोग लाइक उस समय पे कुछ क्रीम पाउडर तो नहीं था, सिंदूर वगैरह का इस्तेमाल किया करते थे। एक चीज़ याद रखिएगा, टिंचर का इस्तेमाल उन लोग बहुत ज़्यादा किए करते थे। टिंचर का इस्तेमाल वो घाव को भरने के लिए करते थे, डिटोल के रूप में। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, टिंचर का उपयोग करते थे। दूसरी चीज़, मरकरी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। और आज मतलब आज से लगभग 10 साल पहले अगर चले जाओ तो मरकरी भारत में 10 साल पहले तक इस्तेमाल होता था, ठीक है। कई लोगों को देखते होंगे कि जो औरतें सिंदूर लगाती हैं वो अगल बगल ना उनका वाइट हो जाता है, देखिए किसी को, गांव में खासकर, शहर में तो नहीं। गांव में क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लगाते हैं पूरा। शहर में क्या है, एक टीका लगा दिए, है ना, होता नहीं होता है, होता है ना। तो सेम चीज़ें वही है। तो पहले मरकरी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था सिंदूर में, इवन मरकरी का इस्तेमाल फेयर लवली में भी होता था वाइट करने के लिए। लेकिन बाद में जब रिसर्च हुआ और उसका नुकसान बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगा तो मरकरी फिर हटाए जाने लगा, यानी मरकरी का इस्तेमाल अब नहीं होता, ठीक है, ना तो सिंदूर में और ना ही क्रीम पाउडर में। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमने धर्म के बारे में देखा, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि इनके रिलीजन जो है वो बेसिकली स्पिरिचुअल नहीं था, लौकिक था, यानी कि आप बोल सकते हो मैटेरियलिस्टिक था, कि हमको कुछ चाहिए तो हम पूजा पाठ करते थे। यहाँ से किसी भी प्रकार के मंदिर वास्तुकला के साक्ष्य नहीं मिला है, ये पॉइंट याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में घुमा देता है। मंदिर का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो आपको गुप्त पीरियड से या गुप्त काल से देखने को मिलता है, ठीक है बच्चे यहाँ तक। उसके बाद हमने ये भी देखा कि ये पुरुष देवता यानी मेल डेटीज, फीमेल डेटीज, इवन नेचर वर्शिपर भी थे, प्रकृति पूजक भी थे ये लोग। प्रकृति की पूजा के साक्ष्य हमको लाइक पीपल के पेड़ पौधे, पीपल के पत्ते का इस्तेमाल करते थे या पूजा करते थे। साथ ही नदी हो गया, ठीक है, साथ ही आप देखोगे मतलब जंगल, पहाड़, मतलब प्रकृति की पूजा इस तरीके से किया करते थे। मेल डेटीज के हमें साक्ष्य मिला है पशुपति शिव से, ठीक है, और फीमेल डेटीज के जो साक्ष्य है वो मिला है हमको मातृदेवी की मूर्ति से। तो यहाँ तक हमने पूरा कवर कर लिया था। नोट्स आपने बना लिया है? कोई दिखाएगा कैसे लिख रहे हो, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैंने नहीं लिखवाया है, तो 2-3 लोग दिखाओ मेरे को कैसे लिख रहे हो, फिर आगे हम बढ़ेंगे। कोई भी दिखा दो, मतलब मुझे पता होना चाहिए ना कैसे नोट्स लिख रहे हो, तो फिर मैं लिखवाना शुरू करूंगा।
यहीं से इसके पे, अच्छा यहाँ से डॉट प्लानिंग से। अच्छा, पूरा पीपीटी को ही छाप दिए हो? हाँ, मेन एक चीज़ याद रखिए कि पीपीटी और क्लास का जो ये ब्लैक बोर्ड में लिखता हूँ, दोनों को मिला के करिएगा। मैं पीपीटी से बहुत ज़्यादा चीज़ें बोर्ड पे देता हूँ, है ना, वो सारी चीज़ें पीपीटी में नहीं रहती है। ठीक है, एक आध कोई और दिखाओ। आप ना थोड़ा सा राइटिंग को थोड़ा इधर हो जा रहा है, सीधा करने की कोशिश करिए। ये जो इस तरीके से इधर हो जा रहा है ना, टिल्टेड हो जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, वैसे राइटिंग अच्छी है। और कोई दिखाएगा? अरे दिखा दो भाइयों, उनकी बहनें भी दिखा सकती है। जल्दी करो, आज कल्चर पढ़ना है। नहीं दिखाओगे? नहीं, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? सही बनाओ, ठीक। चलिए शुरू करें। अरे हाँ तो बोल दो। आप तो सुबह सुबह कैसे थक जाते हो क्या? हाँ, थोड़ा एनर्जी दिखाओ यार। बोलो, शुरू करें। गुड। Just 1 second now. टॉपिक डालिए, आर्ट एंड कल्चर ऑफ आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता के कला और संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता के कला और संस्कृति। बेटा यहां से मेंस के टॉपिक आते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको। ठीक है, चलिए सबसे पहला टॉपिक डालिए लिपि। क्या डालेंगे? लिपि, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट यानी लिपि। कोई बताएगा लिपि क्या होता है? कौन बताएगा? उसको हम राइटिंग फॉर्म में लिख दें, ठीक है, वही लिपि है। देखिए आज अगर हम लिपि की बात करें तो ज़्यादातर हम लिपि जो यूज़ करते हैं वो ब्रह्मी लिपि होता है। मतलब प्राचीन भारत की बात करें, प्राकृत भाषा का उपयोग करते हैं, ये भाषा उपयोग होता था और ये लिपि उपयोग होता था, यानी स्क्रिप्ट और ये लैंग्वेज। लेकिन अभी की अगर हम बात करें, आईवीसी की बात करें, ये तो हमने बात किया प्राचीन भारत की, एंशिएंट इंडिया की। लेकिन अगर हम आईवीसी की बात करें तो यहाँ की लिपि थोड़ी सी अलग थी, ठीक है, यहाँ की लिपि थोड़ी सी अलग थी। कैसी थी? तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है कि ये भाव चित्रात्मक हुआ करता था। सर भाव चित्रात्मक का मतलब क्या है? जैसे आप लोग मुंह बनाते रहते हो ना, तो मेरे को समझ में आ जाता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं दोबारा समझाने लग जाता हूँ। फिर आप बहुत खुश हो जाते हो तो मेरे को समझ में आ जाता है कि आप लोग समझ चुके हो। जैसे आजकल के बच्चे है ना, इमोजी से ही बात कर लेते हैं।
और हमारे टाइप के है ना, हमारे ज़माने में तो भाई सब इमोजी। मैंने कभी एक बार याद है मेरे को, मैं थम्स अप कर दिया था, ठीक है, किसका मुझे ये नहीं आइडिया, लेकिन किसी रिश्तेदार के मैसेज पे कॉल करके जो वो आदमी मेरे को सुनाया था भाई कि तू मेरे को ठेंगा दिखा रहा है, मतलब थम्स अप मतलब ओके ना, कि कुछ बोला, मैं बोला ठीक है कर दूंगा मैं, ओके करके मैं जल्दी में था, ओके भेज दिया, मतलब थम्स अप भेज दिया। अब जो सुना हूँ मैं उस दिन कि तू मेरे को ठेंगा दिखाएगा, है इतना बड़ा हो गया तू, पढ़ लिख लिया तो भाई साहब हम कभी कभी इसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, पिक्टोरियल है ये। तो ये पॉइंट याद रखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता वाले भाव चित्रात्मक प्रकार के, या फिर आप देखोगे तो यहाँ देखो ना, कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं, यानी सिंबल बनाया हुआ है सिंपल सी, हमें नहीं पता ये क्या स्क्रिप्ट है, अभी तक हम इसको नहीं जानते, अभी तक हम इसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। अब देखिए एक शैली होती है, जैसे आज के अगर आप बात करोगे तो हम लोग कैसे लिखते हैं सर, तो हम इधर से जाते हैं, यानी लेफ्ट से राइट जाते हैं, फिर लेफ्ट से राइट जाते हैं, फिर लेफ्ट से राइट जाते हैं, और ऐसे ही जाते रहते हैं जब तक कि पेज खत्म ना हो जाए, ठीक है, जब तक कि पेज खत्म ना हो जाए। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो मुस्लिम या फिर आप अरब और अरेबिक में देखोगे तो वो राइट से लेफ्ट आते हैं, उर्दू में राइट से लेफ्ट आते हैं, बट यहाँ की शैली थोड़ी सी अलग है, इसको हम कहते हैं ब्रूस्टो-फेडोन लेखन शैली। ये ब्रूस्टो-फेडोन क्या है, सबसे पहले लेफ्ट से राइट जाओगे, फिर राइट से लेफ्ट आओगे, फिर लेफ्ट से राइट जाओगे। मतलब क्या हुआ कि मैं पहले यहाँ से यहाँ लिखूंगा, फिर यहीं से इधर आऊँगा, और फिर इधर से इधर जाऊँगा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ब्रूस्टो-फेडोन शैली। यानी कि इन लोग जो है वो ब्रूस्टो-फेडोन शैली में एंड पिक्टोरियल नेचर में लिखा करते थे। ये पॉइंट अपन को याद रखना है, प्रीलिम्स का 2 फैक्ट बहुत जरूरी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इनकी लाइन कितनी होती थी, तो एक लाइन में मुश्किल से 4 से 5 वर्ड ही लिखा करते थे, ज्यादा नहीं है, 1-2 सील मिला है जहां पे 25-26 शब्द लिखे गए हैं, नहीं तो मोस्टली 99.9% जो हमको सील मिला है उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 ही वर्ड लिखे गए। जैसे हमने पशुपति सील देखा था, उसमें भी 2-3, जितने भी सील आपको दिखेंगे, ये देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3, यानी कि बहुत ही कम, 4 से 5 एवरेज ले लो तो इतने ही वर्ड्स लिखा करते थे। इज इट क्लियर? अब आप बोलोगे कि सर मोस्टली जगह आप देखो तो एक ही लाइन में लिखा गया है ना, एक ही लाइन में तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि ये ब्रूस्टो-फेडोन में है? ब्रूस्टो-फेडोन शैली के लिए आपने बताया कि पहले लेफ्ट से राइट जाएंगे, फिर राइट से लेफ्ट जाएंगे, बट आप कैसे बोल सकते हो, क्योंकि हमको तो हर जगह एक ही लाइन दिख रहा है ना। अच्छा, तो यहीं पे कई इतिहासकार आए और इतिहासकार बोलते हैं कि नहीं, ये ब्रूस्टो-फेडोन शैली में नहीं लिखा गया है, ये सिर्फ और सिर्फ राइट टू लेफ्ट लिखा गया है। अब बाकी इतिहासकार बोलते हैं भाई साहब ऐसे क्यों, तो उन्होंने बताया कि आप अगर इसको ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखोगे अगर, तो राइट साइड में बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा क्या है, स्पेस है, लेकिन जैसे ही लेफ्ट में आओगे तो बहुत कंजेस्टेड जगह है ना। सर यहाँ पे नहीं दिख रहा, दूसरा दिखा दो, चलो ये देखो, यहाँ देखो बहुत ज़्यादा स्पेस है 2 लाइनों के बीच में, यहाँ बहुत ही कम स्पेस हो गया, है ना, ध्यान से समझना। यहाँ देखो बहुत ही ज़्यादा गैप है, ठीक है, इसमें भी देख लो गैप है इधर, लेकिन इधर आते आते बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया। अब इसी को इतिहासकार थोड़ा सा अपने हिसाब से समझाते हैं, चलिए मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतिहासकार बोलते हैं कि आप अगर देखोगे तो मैं मान लो यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, क्या लिखूँ आप ही लोग बताओ, क्या लिखूँ? अरे बोलो कुछ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली, अच्छा रुको, अब बताओ, इधर तो बढ़िया लिख रहा था मैं, है ना, अपने पेज में, लेकिन जैसे ही इधर आया जगह कम पड़ने लगा, है ना, एक ही में मिला दिया सबको, या बहुत कंजेस्टेड जगह में लिख दिया। अगर मैं इसी को ऐसे लिखता तो मतलब सही से नहीं लिख पा रहा हूं, बट ठीक है, फिर इधर कम जगह पड़ता तो इधर मिला देता। यानी जहां से हम लिखना शुरू करते हैं उधर की स्पेस बहुत अच्छी होती है, लेकिन जहां अंत होता है उधर की स्पेस थोड़ी सी क्या हो जाती है, कंजेस्टेड हो जाती है। और ये इतिहासकारों का मानना है कि जितने भी हमने सील देखा, जितने भी मुहर देखा, उन सब में यही चीज देखने को मिलता है। अब हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि सर हम किसको माने, राइट टू लेफ्ट माने या ब्रूस्टो-फेडोन शैली माने?
तो एग्जाम में अगर पूछेगा तो ब्रूस्टो-फर्डर्न शैली मानना। लेकिन मैंने दो प्रकार के इतिहासकार यहाँ पे अपना आर्गुमेंट देते हैं, दोनों मैंने आपको समझा दिया है। बट अगर एग्जाम में पूछे तो हमको क्या लिखना है सर, हमको यही बताना है कि पहली चीजें ये भाव चित्रात्मक था। कैसा था? भाव चित्रात्मक था, यानी कि पिक्टोरियल नेचर का था। दूसरा, ब्रूस्टो-फर्डर्न लेखन शैली में लिखा गया है, यानी कि पहले बाएं से दाएं जाओगे और फिर दाएं से बाएं आओगे। समझाने के लिए मैंने दोनों समझा दिया, बट अगर एग्जाम में पूछे तो आपको यही चीजें लिखनी है। अब एक चीज है कि सर ये जो लिखने की शैली है ना, क्योंकि याद रखना भारत में लिखने की परंपरा नहीं थी, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। इवन हम बहुत बड़ा डील करके आते हैं सिर्फ मौखिक रूप से, है ना। मैं आपको आज से लगभग 1 महीना बाद कुछ बताऊंगा, ठीक है। वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ी चीज़। मैंने उसके लिए लगभग अपने बहुत ज़्यादा समय दिया, बहुत ज़्यादा एनर्जी दिया, और वो डील मैं मौखिक करके आया हूँ। मतलब भारत में हमको जितना भरोसा अपने मुंह पे है उतना भरोसा कागज पे नहीं है। ये चीज़ें ऑपोजिट हो जाती है यूरोपियन लोगों से। यूरोपियन लोगों को अपने मुंह पे कोई भरोसा नहीं होता, उनको कागज के पन्ने पे भरोसा होता है। आज भी आप गांव चले जाओ, है ना, दादाजी बोल देते हैं कि हाँ हम तुमको ये देंगे, उसके बाद कुछ भी हो जाए, जान भले चली जाए लेकिन वो देंगे, क्योंकि बात जमान की कीमत होती, बोलते हैं ना। तो ये चीज़ें हमको भारत में देखने को मिलती। भारत में लिखने की शैली नहीं थी, वो तो लिखने की शैली बाद में आई, जब बाहर से आक्रमण हुआ उसके बाद तो हम लिखना शुरू कर दिए। ये जो जितने हम पत्थर वगैरह में लिखते हैं, ये तो हमको अरब वालों या आप बोल सकते हो कि ये पर्शियन वालों से मिला, हमको थोड़ी पता था। दारा प्रथम जो पहली बार भारत पे आक्रमण किया 4वीं शताब्दी में, हालांकि वो मतलब सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद उसका बेटा आया और वहां से फिर लेखन की शैली शुरुआत हुई। और जो अशोक जो कि इतना महान बनता है अपने पिलर इंस्क्रिप्शन के लिए, अपने लेख के लिए, वो सीखा कहाँ से है? इन्हीं लोगों से तो सीखा है। यानी भारत में कभी भी लिखने की परंपरा रही ही नहीं है, ठीक है। ये लेखन की परंपरा फिर शुरुआत कहाँ से हुई? तो याद रखिएगा, लिखने की जो सबसे प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है वो हमें सुमेर से मिलता है, सुमेरियन लोगों द्वारा, या आप इसी को मेसोपोटामिया कहते हो। यहां से भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन जाते हैं कि सबसे पहली बार लिखने की शुरुआत किसने की? तो सुमेरियन लोगों ने की, भारत ने नहीं किया है। भारत इनसे ही सीखा है। इज इट क्लियर? तो ये आपके मुहर के बारे में कुछ चीजें मैंने आपको डिस्कस की कि सबसे पहले लिखने वाली सभ्यता जो है वो सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता है। द फर्स्ट सिविलाइजेशन टू डेवलप स्क्रिप्ट वाज मेसोपोटामिया, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। लिखते कहाँ थे? तो जितने भी मुहर हैं उन सब में ये लिखने का काम किया करते थे, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है। इसमें 2-3 लाइन लिख लीजिए आप लोग, टॉपिक लिपि स्क्रिप्ट करके। लिख लोगे ना? लिखवा दूं? लिखिए इसको, ये भी लिख लीजिएगा। एवरेज जो होता था वो 4 से 5 वर्ड होता था, लेकिन हमको एक लार्जेस्ट वर्ड मिला है, वो मिला है 25-26 का, 25 से 26 वर्ड उसमें मिला है। बाकी ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिए। और लघु मुहरों, मिट्टी के बर्तन और जारों, गोलियों आदि आभूषणों पर अंकित किया जाता था, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। थोड़ा फास्ट करिएगा। आज देखिए टॉपिक तो हमारे पास 4 ही है कल्चर के लिए, लेकिन ये 4 टॉपिक को पढ़ने में ही बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये पूरा मेंस टॉपिक चल रहा है, हमको बहुत डिटेल में डिस्कस करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे समझने पे ज़्यादा फोकस करिएगा, सिर्फ डेटा पे फोकस मत करिएगा। जल्दी नोट डाउन करिए। हाँ लिख सकते हो, तो ये जो एक्स्ट्रा दिया है ये अभी कहीं पे लिख लो। हाँ बेटा, क्या कहाँ बोल? अब तक अपठनीय है, नॉट डिसाइफर येट, मतलब वही कि हम अभी उसको पढ़ना नहीं जानते। ये बोल वर्ड, शब्द हिंदी में।
लिख लोगे तो बताना। चलें आगे, चलिए अब आते हैं मुहर पे। नया टॉपिक डालिए, मुहर सील। अब ये सील है क्या, ध्यान से समझिएगा। ये एक मान सकते हो रेक्टेंगुलर, ठीक है, आयताकार पट्टी है ना, इस प्रकार से बना होता था, जिसमें यहाँ पे लिपि लिखी होती थी, स्क्रिप्ट मैंने अभी जस्ट दिखाया सारा चीज़ें, और यहाँ पे कुछ ना कुछ चित्र बने होते थे, ठीक है। तो इसी को हम सील कहते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये जरूरी है कि सर इस सील का उपयोग क्यों किया जाता था। तो इसके वेरियस उपयोग है बच्चे। एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले उपयोग पढ़ाने से पहले सील के साथ एक सीलिंग वर्ड आप लोग सुने होंगे, उसकी बात करते हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सील और सीलिंग क्या होता है, आज भी आप लोग देखते होंगे कि प्रिंसिपल के कमरे में कभी कभी घुसे होंगे आप लोग ने भी मेरी तरह, और वहाँ मस्त एक लिखा रहता है प्रिंसिपल, प्राचार्य, स्कूल का नाम लिखा रहता है, और वो दिन भर मैडम थप्पा लगाते रहती है यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ। तो वो बिल्कुल उल्टा कलर का लिखा होता है ना, उल्टा, मतलब अगर आप देखोगे तो प्राचार्य पढ़ नहीं पाओगे अगर आप पहले से नहीं जानते कि ये प्राचार्य लिखा है, और स्कूल का नाम अगर नहीं जानते तो नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। और जब आप उसको किसी पेज पे, किसी किताब पे लगाते हो तो वो फिर सीधा दिखने लग जाता है। मतलब यूं है कि जब वो उल्टा वाला बनाया गया होगा तो कहीं ना कहीं उसका सीधा पहले बनाया गया होगा, उसके बाद ही उल्टा बनाए होंगे। तो जो सीधा है वो सीलिंग है, और जो उल्टा है वो सील है। इज इट क्लियर? तो सील और सीलिंग ये दो टाइप एक ही साथ होता है, बट सीलिंग के बारे में हमको उतना बात नहीं करना, हमको सील के बारे में बात करनी है, मुहर के बारे में बात करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी यूजेस कहाँ थी, उपयोग कहाँ था। आज उपयोग कहाँ करते हैं, तो आप लोग सुने होंगे कि इस कंपनी को सील कर दिया गया, यानी कि बंद कर दिया गया। सील कुछ मटेरियल होता है, उसको मस्त लगा के उसके ऊपर ठप्पा मार देते हैं, यानी कि व्यापार वगैरह में भी ये करने का, व्यापार। दूसरा, प्रशासनिक काम में, प्रशासनिक काम मतलब किसी को सील लगा के कागज वगैरह को भेजना है। जैसे आप देखोगे पोस्ट ऑफिस जाओगे, कुछ भेजना है, कुरियर करना है, तो उसमें भी सील लगाता है ताकि हमको ये समझ में आए कि वो बीच में खुला नहीं है। जब इन लोग व्यापार करते थे, जब इन लोग बिजनेस करते थे, ट्रेड करते थे, तो जो भी मटेरियल जाता था उसमें सील लगा देते थे ताकि ये समझ में आए कि जब वो पहुंचे उस पर्टिकुलर प्लेस पे तो वो खुला था कि नहीं, वो सही सेफ पहुंचा कि नहीं, इसकी पता लगाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए उपयोग करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसको इन लोगों ताबीज के रूप में भी उपयोग करते थे, एम्यूलेट्स के रूप में भी उपयोग करते थे। ये पॉइंट याद रखना। तो ये यूजेस था इनका, व्यापार के रूप में, प्रशासनिक कार्य के रूप में और ताबीज के रूप में उपयोग किया करते थे। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? अब इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है, सर बनता कैसे था। तो ये स्टेटाइट पत्थर से बनता था। स्टेटाइट क्या होता है, आप इसको स्टेटाइट भी बोल सकते हो या सेल खड़ी भी बोलते हैं हिंदी में। क्या होता है, कोई नदी में नहाने गए हो आप लोग, कौन कौन गया है? वाह मेरे शेरों शेरनियों, ठीक है। नदी में जब नहाने जाते होगे और नीचे अगर देखते होगे तो बहुत ही मुलायम पत्थर मिलता है, मतलब मन करता है कि उसको घर लेके आ जाए, लेकिन मम्मी चप्पड़ मारती थी, मारती थी मारती थी मारती थी। तो वो जो नदी के नीचे जो सॉफ्ट पत्थर होता है, स्टोन होता है, उसी को हम स्टेटाइट कहते हैं। उसी पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था इसको बनाने में। लगभग आप देखोगे तो हमको 4 से 6 हजार सील देखने को मिला है, इतने ज़्यादा मात्रा में हमको सील देखने को मिला है। और ये सारे को हम स्टेटाइट पत्थर या सेल खड़ी के पत्थर से बनाते थे, जो कि एक ज्यामितीय आयताकार होती थी, ज्यामितीय आयताकार होती थी, इस प्रकार का होता था, जिसमें कुछ लिखा होता था, यानी कि कुछ स्क्रिप्ट लिखे होते थे और चित्र बने होते थे। इसका उपयोग हम व्यापार के लिए, इसका उपयोग हम प्रशासनिक कार्यों के लिए, और इसका उपयोग हम ताबीज या एम्यूलेट्स के रूप में भी किया करते थे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको याद होने चाहिए, लगभग 3 एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। एक पशुपति शिव का, पशुपति शिव अभी दिखा रहा हूँ। दूसरा हमने देखा एक पीपल ट्री वाला, पीपल पत्ता वाला मुहर, इसको बोल सकते हो पीपल लीफ
सील, ठीक है, ये पशुपति सील, पशुपति सील। और तीसरा एक याद रखना यूनिकॉर्न सील, ये वही जानवर है एक सिंग वाला, याद है, तो ये यूनिकॉर्न सील बोल सकते हो, यूनिकॉर्न मुहर बोल सकते हो, यूनिकॉर्न सील। तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है कि इतनी चीजें हमको याद होनी चाहिए मुहर के रूप में, कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसका उपयोग क्या है, ये कौन किस तरीके से बनता है, कितना मिला है और क्या पत्थर से बना था। एक बार चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, बाकी आप लोग नोट्स करते जाना, ठीक है। सो बेसिकली एक ज्यामितीय चिन्ह होती थी, है ना, जो कि इसमें लिपि लिखा रहता था, पशुओं के चित्र बने होते थे और कुछ मतलब इसी तरीके से सिंबल वगैरह बने होते थे। सर्वाधिक सामग्री जो है वो स्टेटाइट लगा होता था, सेल खड़ी का बना होता था। इसको हम वर्गाकार बनाते थे, यानी कि आप देखोगे तो स्क्वायर शेप में भी था, बेलनाकार भी हुआ करता था सिलेंड्रिकल शेप में, और गोलाकार यानी कि सर्कुलर शेप में भी होता था। सर्वाधिक अंकन जो है वो एक सींग वाला पशु या इसी को यूनिकॉर्न कहते हैं, सबसे ज्यादा इसी के साक्ष्य हमको देखने को मिला है, ठीक है। हड़प्पा की एक मुहर से स्त्री के गर्भ से निकला पौधा भी मिला है, यानी कि मातृ देवी की मूर्ति। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो कि चौथे में मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है, ठीक है, मदर गॉडेस भी मिली है। तो ये भी पॉइंट अपन को याद रखना है, ठीक है। पशुपति मुहर भी हमको देखने को मिला है, तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए चित्र बना होता था, कुछ लिपि लिखा होता था, ये पशुपति सील है, इनके अगल बगल पशु बने हुए हैं, यहाँ लिपि लिखा हुआ है, ये यौगिक मुद्रा में पशुपति जी बैठे हुए हैं। इज इट क्लियर? नोटेड डाउन। सील से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है प्री में भी, तो इसको अच्छे से लिखिएगा। आप नहीं लिख रहे हो? लिख लो, सब लिख रहे हैं तो लिख लो। समझ में आ रहा है आप लोग को? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा एक एक चीज। मुहर हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ ले, ये तो देख लिए हो आप लोग। नेक्स्ट अपन मृदभांड पढ़ लेते हैं। टॉपिक डालिए मृदभांड, पोट्री, मृदभांड। मैं इसकी अभी बात कर रहा था ना, पीपल, ये लिख लिए थे ना, पीपल लीफ, ठीक है, ये पीपल लीफ है, यूनिकॉर्न सील है और ये पशुपति सील है, तो ये सील में अपन याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, पोट्री, मृदभांड। वापस आ जाइए, मजा तो इसी को पढ़ाने में है ना, पीपीटी में तो बस अपन रिवाइज करने जाते हैं, ठीक है। एक चीज पूछूंगा पहले, उसके बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। कॉपी थोड़ा सा मत देखना ना, या तो बंद कर दो,
करो करो बंद करो, क्योंकि आप लोग पे भरोसा थोड़ा सा कम है मेरे को, है ना। मृदभांड की सबसे पहला साक्ष्य कहां से मिलता है? फर्स्ट एविडेंस ऑफ पोएट्री मेकिंग कहां से मिलता है? वॉज फाउंड फ्रॉम, बोलो बोलो, लंघनाज। हाँ उधर, अरे बोलो ना। बोलो ना, सिंपल नियोलिथिक में मिलना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, आपका भी सही है। तो नियोलिथिक पीरियड में शुरू हुआ, उसके बाद मैंने आपको बताया कि पहले हाथ से बनाया करते थे, है ना। यानी कि अगर हम बात करें कि सर पॉटरी की स्टार्ट कहाँ से हुई थी, प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था आपके नियोलिथिक से। कहाँ से हुआ था? नियोलिथिक से। लेकिन यहाँ पे हम क्या से बनाते थे? हाथ से बनाते थे। लेकिन वहीं पे 4500 BC में हमको क्या मिल गया? चाक मिल गया, पहिया मिल गया, ठीक है। और पहिया जब मिला तो इसके बाद फिर हम इसकी मदद से बनाने लगे। और इन सब का उपयोग क्यों करते थे? तो भोजन इकट्ठा करने में, भोजन रखने में, अनाज रखने में, इत्यादि कामों में इसका उपयोग हम किया करते थे। उसके बाद जब हम आते हैं सेकेंड IVC में, तो IVC में भी ये जनरल पर्पस, इसको बोलते हैं जनरल पर्पस पोएट्री, GPP, ठीक है, जनरल पर्पस पोएट्री, जो कि इन सब को एक साथ बोलते थे। IVC में जब हम आए तो जनरल पर्पस पोएट्री तो उपयोग होता ही था, साथ में 3 और पोएट्री हमको देखने को मिलता है। 3 और पोएट्री, क्यों? ये थोड़ा सा डिज़ाइन वाला है, यानी कि ये थोड़े से अमीर हो गए, व्यापारी है, व्यापारी होते भी अमीर हैं, ठीक है, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखोगे तो ये 3 अलग अलग पोएट्री के साक्ष्य हमको देखने को मिल गया। एक जो पोएट्री है उसको कहते हैं लघु पात्र या मिनिएचर वेसल। मिनिएचर वेसल कैसा होता है? तो ये देखो एकदम लंबा सा है, चित्र वगैरह बना है। क्या आप इसका उपयोग जनरल पर्पस के लिए करोगे क्या? कभी नहीं। जनरल पर्पस मतलब पानी पीना, भोजन रखना। पहले भोजन भी इसी में बनाया जाता था, याद रखिए, पोएट्री में। इवन आज भी जगन्नाथ कोई गया है, पूरी जगन्नाथ, वहाँ देखोगे तो एक आपको भोग मंडप देखने को मिलेगा। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे गुप्त पीरियड का, तो वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अलग से एक भोग मंडप बना हुआ है जहाँ पे डेली लाखों लोगों के लिए खाना बनता है। और वो खाना जो है एक प्रकार के मिट्टी के बर्तन में बनता है, और एक बार उसका उपयोग हो जाने के बाद वो मिट्टी का बर्तन या तो गरीबों को दे दिया जाता है या फिर उसको नष्ट कर दिया जाता है या तोड़ दिया जाता है। तो आज भी प्रसाद वगैरह बनते हैं, लेकिन क्या आप इसका उपयोग करोगे क्या जनरल पर्पस के लिए? कभी नहीं। ये डिजाइनिंग पर्पस के लिए है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा जो प्रकार है उसको फिएंस पोएट्री, फिएंस मृदभांड के नाम से जानते हैं। वो इस प्रकार से छोटा सा होता था, ठीक है, और इसमें इस प्रकार से डिजाइन बने होते थे। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको छिद्रित मृदभांड या परफोरेटेड पोएट्री कहते हैं। वो इस प्रकार से है। इसका उपयोग मुख्य रूप से मदिरा छानने के लिए किया जाता था। अगर आपको कभी दारू बनते देखा होगा तो इस प्रकार से आज भी उपयोग होता है। इसमें डालते हैं और ये मस्त आराम से रस निकलते रहता है और नीचे उसको इकट्ठा कर लेते हैं, और शाम को कोई बेवड़ा आता है और पी के मस्त टून हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के एक्स्ट्रा, एक तो हम उपयोग कर ही रहे हैं जो कि जनरल पर्पस है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये 3 अलग अलग पोएट्री उपयोग होता है। एक मिनिएचर वेसल, दूसरा फिएंस पोएट्री और तीसरा परफोरेटेड पोएट्री। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट अपन को याद रखने हैं, नोट डाउन करिए। और डेट वाइज याद रखिएगा कि IVC में क्या है, ठीक है। फिर हम मौर्यन में पढ़ेंगे कि मौर्यन में NPW उपयोग हो गया, ठीक है, NBPW। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कौन से एज में, क्योंकि ये प्रीलिम्स में आता है, मेंस में तो नहीं पूछेगा, बट प्रीलिम्स में ये डायरेक्टली मैच करने के लिए पूछता है, ठीक है। तो अपन को ये सारी चीजें याद रखनी, नोट करिए इसको, या तो घर में कर सकते हो, घर में करोगे, ठीक। चलो आगे चले। पोएट्री समझ में आया? फिर से एक बार समझा देता हूं। पोएट्री की शुरुआत हमने नवपाषाण काल में किया। नवपाषाण काल में जो पोएट्री था उसको हम हाथ से बनाया करते थे, ठीक है, और ये जनरल पर्पस के लिए उपयोग होता था। जनरल पर्पस का मायने है कि खाना बनाने, भोजन रखने या फिर अनाज रखने, इन सब का उपयोग किया जाता था। उसके बाद 4500 BCE में जब चाक या पहिए की खोज हो गई तो उसके बाद फिर हम इसको मशीन से या चाक से बनाना शुरू कर दिए, जिसमें बहुत ज़्यादा तेजी हुई। और उसके बाद फिर
इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे जनरल पर्पस तो चल ही रहा है जो कि लाल कलर में बनाया गया, लेकिन साथ ही ये 3 प्रकार के अलग अलग पोट्री हैं जिनका हम उपयोग करना शुरू कर दिए। एक मिनिएचर वेसल, दूसरा फिएंस पोट्री और तीसरा परफोरेटेड पोट्री। क्लियर है बेटा? चलो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे मूर्ति कला। क्या पढ़ेंगे? मूर्ति कला। डालिए टॉपिक। किसी को डाउट है कि सर मंदिर नहीं था तो मूर्ति क्यों बनाते थे? एनीवन? किसी को डाउट है? आए? अरे बोलो ना। नहीं, आप लोग के डाउट मुझे ही पूछना पड़ता है ना, आप लोग तो पूछते नहीं हो, बहुत भोले भाले बच्चे हो ना। पूछो। अरे पूछोगे? नहीं पूछोगे? नहीं पूछोगे तब तो बताऊंगा कि सर मंदिर नहीं था। ऐसा आ रहा है कि नहीं? डाउट आ रहा है कि नहीं कि सर मंदिर था नहीं तो मूर्ति क्यों बनाते थे? आ रहा है तो पूछना। मंदिर नहीं था, मूर्ति तो हो सकता है। मेरे गले में कि नहीं, रुको, ये मैं पहनता हूं, ठीक है, ये भगवान की मूर्ति है, बोल सकता हूं मैं ये मंदिर है क्या? ये तो मेरा शरीर है ना, जरूरी थोड़ी है। कई लोग देखोगे भगवान के मतलब कुछ फोटोज वगैरह पॉकेट में रख के चलते हैं, कई लोग उसकी मूर्ति लेके चलते हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि हम मंदिर में ही रखें। हमारा घर जहां पे हम मूर्ति रखते हैं क्या मंदिर है क्या? हमने ये डिस्कस किया ना कि मंदिर नहीं बना है, हमने ये थोड़ी डिस्कस किया कि मूर्ति नहीं था। मूर्ति तो था। हम किसी भी चीज की पूजा करते या पूजा नहीं भी करते, जरूरी थोड़ी है कि पूजा करने वाली चीज ही मूर्ति कहलाती है। कई बार देखोगे कई लोग अपनी ही फोटो बनवा के रख लेते हैं, रखते नहीं रखते हैं? आप भगवान हो क्या? आपकी मूर्ति है ना? ऑफ कोर्स है। तो हम यहाँ पे वो मूर्ति की बात करने वाले। देखिए मूर्ति कला या मूर्ति को हम 3 तरीके से बनाते थे, इसको 3 तरीके से हम बांटते हैं। एक बनाते थे स्टोन स्कल्पचर, ध्यान से समझिए, लिखिएगा मत। स्टोन स्कल्पचर या पत्थर की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति। दूसरा होता है टेराकोटा स्कल्पचर, टेराकोटा स्कल्पचर, यानी आप बोल सकते हो टेराकोटा मूर्ति, ठीक है। और तीसरा होता है आपका, ये आप बोलोगे कि स्टोन हो गया, टेराकोटा हो गया, कांस्य की मूर्ति, कांस्य की मूर्ति या ब्रॉन्ज स्कल्पचर। यहां से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, यहां से भी पूछ चुका है, अपन को ध्यान से पढ़ना है। स्टोन स्कल्पचर नाम से ही क्लियर है सर कि पत्थर की मूर्ति बनाई जाती होगी, इसमें क्या ही ज़्यादा आप पढ़ा लोगे, ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल तो पढ़ा सकते हैं ना। सबसे पहला जो पत्थर की मूर्ति मिली है वो पुजारी की मूर्ति मिली है, प्रिस्ट की मूर्ति मिली है, ठीक है। याद है वो दाढ़ी वाला बाबा, कॉपीराइटेड बाय मी, है ना। तो दाढ़ी वाला बाबा जो था उसके साक्ष्य हमको देखने को मिला है, वो पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी, ठीक है। दूसरा एक हमको साक्ष्य मिला है लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर का धर, ठीक है, ये बोल सकते हो रेड सैंड स्टोन। तो क्या मिला है? तो शरीर मिला है, बॉडी में बोल सकते हो, और इसको क्या बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ, टोर्सो, ठीक है। टोर्सो क्या होता है? तो शरीर का ये वाला हिस्सा, मतलब गर्दन के अलावा, इसको सर कहते हैं, इसको धर कहते हैं, ठीक है। तो धर को इंग्लिश में टोर्सो कहते हैं। तो ये टोर्सो का भी चित्र हमको, टोर्सो का भी मूर्ति हमको देखने को मिला है, ठीक है। मतलब कि लाल बलुआ पत्थर उपयोग हुआ है और टोर्सो बना हुआ है। आप अगर पिक्चर देखना चाहोगे तो ये है लाल बलुआ पत्थर, टोर्सो, क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक ये है पत्थर का और एक ये है पत्थर का, ठीक। तो इसका भाई गर्दन नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि हाथ वगैरह में यहाँ पे स्क्रू टाइप का लगा के और गर्दन को बाद में जोड़ा गया होगा, है ना। तो इसके भी साक्ष्य हमको मिले हैं और इसके भी साक्ष्य हमको देखने को मिले हैं। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं,
ठीक है कि सर स्टोन स्कल्पचर पत्थर की मूर्ति पुजारी की मूर्ति मिली है, यानी कि पृष्ठ की मूर्ति मिली है, और रेड सैंडस्टोन बलुआ पत्थर का धर का चित्र मिला है, धर का मूर्ति मिला है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? एनी डाउट? अब आते हैं टेराकोटा पे कि सर टेराकोटा का क्या क्या मिला है। देखिए सबसे पहली चीज़ टेराकोटा क्या है समझिएगा। मिट्टी का कोई भी आकार बना के उसको आग में जला देना या आग में पका देना टेराकोटा कहलाता है। ठीक है कि अगर आप क्ले को जला दो, बर्न कर दो, तो वही आपका टेराकोटा हो जाता है। यहाँ बेसिकली क्या बनाते थे, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ खिलौने बने देखने को मिले हैं। खिलौने में आप लोग देखे होंगे कि हल का साक्ष्य मिला है, बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है ना, प्लग बोल सकते हो, ठीक है, कार्ट बोल सकते हो। तो इस तरीके से हमको साक्ष्य देखने को मिला है, खिलौने के साक्ष्य। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, कांस्य की मूर्ति, या इसी को हम ब्रोंज स्कल्पचर कहते हैं। कांस्य की मूर्ति या ब्रोंज स्कल्पचर। अब इसको कैसे बनाते थे, इसकी एक प्रोसेस है सर। इसको बनाने की प्रोसेस है और इसको कहते हैं लोस्ट वैक्स टेक्निक। क्या कहते हैं? लोस्ट वैक्स टेक्निक। किसी को आइडिया है क्या होता है ये? एनीवन? पता है किसी को? नो? चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले देखिए वैक्स का मतलब होता है मोमबत्ती। ठीक है, तो हम मोमबत्ती का कोई भी एक आकार बना दिए, या फिर सिंपल सा थोड़ा सा बना देता हूँ। ये मोमबत्ती का हमने एक आकार बना दिया। ठीक है भाई, ऐसे ही बना सकता हूँ मैं, है ना, इससे अच्छा नहीं बनाने आता मेरे को। ठीक है, तो समझ जाना कि मोमबत्ती का हमने एक आकार बनाया। अब इस मोमबत्ती के आकार को हम ऊपर से मिट्टी से क्या कर देंगे, भर देंगे। ये मिट्टी का लेप लगा देंगे, है ना। ये सेकेंड वाला जो है ये मिट्टी है, ठीक है, और पहला वाला क्या है, ये वैक्स है यानी मोम है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको कट करेंगे। ध्यान से समझना, टेक्निक कहीं नहीं पूछता, बस थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कट करेंगे और इसको नीचे से जलाएंगे, बर्न कर देंगे। जब बर्न करेंगे तो ये जो मोमबत्ती है ये पिघलना शुरू होगा और पिघल के यहाँ से नीचे से बह जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ये पूरा खाली हो गया। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये पूरा अब क्या हो गया बेटा, ये पूरा खाली हो गया, लेकिन बाहर का अभी भी, बाहर वाला अभी भी है ना, ये खाली हो गया इस तरीके से। समझ में आ रहा है? अब यहां से एक और छेद करेंगे, इतने छेद करेंगे कि, ठीक है, डायलॉग है ना, तो यहां से एक और छेद करेंगे। अब क्या करेंगे, ब्रॉन्ज डाल देंगे। ब्रॉन्ज का मतलब सर टीन प्लस कॉपर, यानी कि टीन और तांबे को मिला के मिक्स करके जो ब्रॉन्ज बनेगा, जो कांस्य बनेगा, इसके घोल को यहां से डाल देंगे और घोल पूरा पैक हो जाएगा। इसको पैक कर लेना, नहीं तो गिर जाएगा। ये घोल पूरा पैक हो गया। अब इसको ठंडा होने के लिए, आग हटा दो, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और जब ठंडा होगा तो ये मिट्टी का जो परत है उसको हटा देंगे और बहुत बढ़िया हमको इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। यही है लोस्ट वैक्स टेक्निक, कि पहले हम मोमबत्ती का स्ट्रक्चर बनाते, जो भी बनाना हुआ, उसके बाद मिट्टी का लेप लगाएंगे, उसको आग में तपा देंगे ताकि मिट्टी भी आपका थोड़ा मजबूत हो जाए और जो मोम है वो पिघल के बाहर हो जाए। फिर टीन और तांबे के मिक्सचर को, जिसको हम कांस्य या ब्रोंज कहते हैं, उसको ऊपर से डालेंगे और पूरी तरीके से उसको ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो मिट्टी के बाहरी आवरण को हम हटा देंगे और इस प्रकार से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बन गया है। अब उसकी पॉलिशिंग कर दो, थोड़ा सा अगर टेढ़ा वगैरह है उसको ठीक कर लो, और इस प्रकार से हमारा कांस्य की मूर्ति बन जाती है। सबसे महत्वपूर्ण जो मूर्ति है वो हमको मोहनजोदड़ो से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, और ये है नग्न नर्तकी की मूर्ति, नग्न नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, तो ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदड़ो, ये क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। सबसे इजी, अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन है ये। सिंपल पूछा था कि मोहनजोदड़ो की नग्न नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बना है, तो भैया कांस्य से ही तो बना है, क्योंकि हमने इसी में तो पढ़ा। बात समझ में आ रही है? और वो मूर्ति है ये है मूर्ति, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, ये डांसिंग गर्ल है, मोहनजोदड़ो से मिली है। तो हमने अभी तक देखा कि सर एक स्टोन स्कल्पचर होता है, स्टोन स्कल्पचर में हमने बियर्डेड पृष्ठ, दाढ़ी वाला बाबा, या मेल टोर्सो, या ये वाला देखा था।
उसके बाद हमने टेराकोटा फिगर देखा, टेराकोटा मूर्तियां देखा। टेराकोटा में मातृ देवी की मूर्ति और साथ ही बहुत सारे टॉयज इस तरीके से मिले हैं, ये भी टेराकोटा की ही है, मिट्टी की ही है, ठीक है। तीसरा ब्रॉन्ज स्कल्पचर या कांस्य मूर्ति कला, इसमें हमने बेसिकली नृत्य करती हुई बालिका जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है। ये गलत हो गया, इसको हटा दीजिएगा, दाढ़ी वाला पुरोहित यहाँ नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो ये है आपकी मूर्ति कला। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। हाँ पूछिए। हाँ जी, ठुमका दिख नहीं रहा है? अब मैं तेरे को नाच के तो नहीं दिखा सकता कि ठुमका लगाएंगे, ऐसा तो नहीं कर सकता भाई। सिंपल सी बात हो रही है कि यहाँ पे हाथ है, ठीक है, एक यहाँ पे, मतलब मान लेना भाई, काहे टीचर की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, टफ काहे कर रहा है। इतिहासकार कहते थे, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इतिहासकार बनना पड़ेगा, बहुत सारे एविडेंस लगेंगे, उसके बाद आप लेके आओगे, हम प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए जो इतिहासकार बोलते हैं वही हम पढ़ाते हैं। हमको क्या, हम तो भाई पोस्टमैन है ना, वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा देते हैं। किताबों में कुछ लिखी है वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, अगर आप किताब में कुछ और लिख देंगे तो मैं वही पहुँचाऊँगा, मेरे को क्या है, ठीक है। तो अभी तक के लिए ये डांसिंग गर्ल है। इसके क्वेश्चन इतने फनी होते हैं ना, अलग ही लेवल के, बट अच्छा है। चलो, और किसी कुछ पूछना है कि सर हाथ ऐसे ही क्यों रखी है, ऐसे क्यों नहीं रखी, या ऐसे क्यों नहीं रखी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है ना? चलो, हो सकता है। इसको लिखोगे कि इसको लिखोगे? लिख लियो, गुड। ऐसे ही नोट्स बनाना होता है ताकि टीचर को ना पता चले कि तुम लिख रहे हो। नहीं तो पहले शुरुआत में जब मैं आया तो आप लोग क्या करते थे, लिखने मतलब ऐसे, टीचर उधर भाड़ में जाए, वो क्या बोल रहा है हमको फर्क ही नहीं पड़ता जी, हमको तो नोट्स लिखने हैं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो जब मैं पढ़ाऊँ तो ऐसे ही धीरे धीरे लिख लिया करिएगा। हो गया यहाँ तक? तो और क्या बचा है? मैंने आपको मूर्ति कला पढ़ा दिया, लगभग सब चीज़ तो पढ़ा ही दिया। आभूषण पढ़ा दिया था ना। एक चीज़ याद रखिए, साबुन, मतलब लिपस्टिक वगैरह, काजल, सिंदूर, ये सब तो बता ही दिया यार। टिंचर बता ही दिया है ना, टिंचर बताया ना, ठीक है। तो ये भी हो गया। ऑर्नामेंट्स में ये सारे चीज़ें, सिल्वर, गोल्ड, ये सब उपयोग करते थे। पोट्री, हाँ। अब थोड़ा सा आते हैं कि इनका पतन कैसे हुआ, ये भी बता ही देता हूँ। ये सब कुछ मत पढ़ना, एक चीज़ याद रखना, कई इतिहासकार हुए, बहुत अलग अलग कहानी है। हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि सर यहाँ पे कुछ न कुछ जलवायु परिवर्तन हुआ था, और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण, इन्वायरमेंटल चेंज एंड क्लाइमेट चेंज के कारण इनका पतन होना शुरू हो गया। 1700 BC में पतन स्टार्ट हुआ और लगभग वही 1300 जाते जाते तक पूरी तरीके से इन लोग खत्म हो गए। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। और इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे चाहोगे तो आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि सारा चीज तो मैंने पढ़ा ही दिया है। अभी कर लें क्या थोड़ी देर, कि कल करेंगे डिटेल में? जैसा बोलो। हाँ, कल डिटेल में करें, ठीक है। इससे कुछ तैयारी नहीं करना, सारा चीज पढ़ा दिया हूं मैं, ठीक है। कल ही कर लेंगे। तो हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्या बेटा? एक को तो वर्ण ही बोलते हैं, ठीक है। वर्ण जो है उसको वर्ण ही बोलते हैं, वर्ग को क्लास बोल सकते हो। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, वो वर्ग में आएगा, इकोनॉमिक वाला। ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटल क्लासिफिकेशन, दैट इज वर्ण। एंड इन दिस पीरियड वर्ण अभी नहीं क्लासिफाइड हुआ है, ठीक है। वर्ण आर क्लासिफाइड इन लेटर वैदिक एज, ठीक है। और वर्ग जो है, या फिर आप जाति बोल सकते हो, जाति वॉज क्लासिफाइड इन महाजनपद एज।
तो ये पॉइंट याद रखना है। और किसी को कोई डाउट? तो हमने 3 चैप्टर पढ़ लिया बच्चे, यहाँ तक थोड़ा सा बोरिंग भी था, है ना। अगर आपको यहाँ तक अगर मज़ा आया है तो आगे तो बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। किसको किसको लगा बोरिंग थोड़ा बहुत? एनीवन? नहीं लगा? तो आगे बहुत मज़ा आएगा जब मारपीट शुरू होगा ना। एक और टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट है, वो टॉपिक है अभी वैदिक काल, है ना। वैदिक काल में फैक्ट नहीं है, कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो कि प्रीलिम्स में पूछता है, तो वो आपको थोड़ा सा लगेगा, बट उत्तर वैदिक काल बहुत मज़ा आने वाला है ना, वो बहुत मज़ा आएगा। ऋग्वैदिक काल भी मैं पढ़ाऊँगा ऐसा ही कि मज़ा आए, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। बाकी आप लोग रिवाइज करते रहना, 3 चैप्टर हमारा हो गया है, और अगर रिवाइज नहीं करोगे तो इतना जल्दी भूलोगे कि फिर मेरे को मत बोलना, ठीक है, क्योंकि दोबारा आपकी हिस्ट्री की क्लास तो 1 साल बाद ही स्टार्ट होगी, है ना। चलिए, तो 1 साल पहले मैंने हिस्ट्री पढ़ाया था, अब 1 साल बाद पढ़ा रहा हूँ, फिर 1 साल बाद और फिर